जनता की बगावत तो इंसान बर्दाश्त कर लेगा। किसी भी हुकूमत में, किसी भी देश में अगर आवाम बगावत करती है तो थोड़े देर के लिए उनको शांत करने के लिए सेना का, पुलिस का, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके जनता की आवाज को दबाया जा सकता है कुछ वक्त के लिए। लेकिन अगर किसी देश की सेना में ही मतभेद हो जाए, किसी देश की सेना ही अपने बड़े नेता की जान लेने पर आमादा हो जाए, उनकी बात से इनकार करने लगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि सेना की बगावत सबसे बड़ी बगावत होती है। क्योंकि सेना ही वो मशीनरी है जो किसी भी बगावत को कुचल सकती है। लेकिन अगर सेना ही बगावत पर उतर जाए तो फिर देश के सबसे बड़े नेता को देश में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि जिंदा रहना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और कुछ यही हाल इस वक्त इजराइल में हो रहा है नेतन्याहू का। क्योंकि नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन अब हिजबुल्लाह नहीं है, हमास नहीं है, हूती नहीं है, ईरान नहीं है, बल्कि नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो इजराइल के भीतर इजराइल की सेना है, इजराइल के सैन्य अधिकारी हैं जो नेतन्याहू को फूटी आंख भी देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और अब हालत यह हो गई है कि नेतन्याहू के केसरिया वाले घर पर दिन दहाड़े ही बम धमाके हुए हैं, उनके घर पर आगजनी हुई है, नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। वो तो गनीमत है कि नेतन्याहू का पूरा परिवार ही खुफिया बंकरों में जाकर के कई महीनों से छिप कर बैठा है। खुद नेतन्याहू भी बंकर में दुबक कर बैठे हैं। जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे बने खुफिया बंकर में नेतन्याहू, इनका पूरा परिवार और यहां तक कि नेतन्याहू को कैबिनेट की मीटिंग भी खुफिया बंकर में अंजाम देनी पड़ रही है। तो सोच लीजिए कि नेतन्याहू के लिए इस वक्त हालात कितने बुरे हो गए हैं। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ है वो हमला हिजबुल्लाह ने नहीं किया? क्योंकि हिजबुल्लाह इससे पहले भी अक्टूबर के महीने में नेतन्याहू के घर पर हमला कर चुका है। वो बकायदा ड्रोन के जरिए इनके बेडरूम तक अटैक कर चुका है। कांच के शीशे, यहां तक कि स्विमिंग पूल के आसपास भी टुकड़े और मलबे बरामद किए गए थे। लेकिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द अगर कोई है तो वहां की सेना। क्योंकि इजराइल के पुलिस ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया, आगजनी की गई, बम ब्लास्ट किया गया, उस मामले में आरोपी इजराइल के 3 लोगों को बनाया गया है। यानी इजराइल की पुलिस ने इजराइल के ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जब गिरफ्तार किया है तो पता चल रहा है कि इसमें इजराइल का एक बड़ा सैन्य अफसर भी है, रिजर्व का अफसर भी है। आखिर ये क्या है और किस तरह से इस मामले में इजराइल के भीतर एक बवंडर सा नजर आने वाला है, इसका अंदाजा अब आप इसी खबर से लगा सकते हैं कि तुर्किश मीडिया अनादोलू एजेंसी ने इस मामले में इजराइल की समाचार एजेंसियों का इजराइल की मीडिया के हवाले से खबर शाया की है। क्योंकि इजराइल के भीतर की बहुत सी खबरें बाहर नहीं आ पाती, इसलिए अनादोलू ने जो छापा है उसे आप गौर से देखिए। बकायदा उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू के घर पर बम विस्फोट के आरोप में 3 इजरायलियों को गिरफ्तार किया गया है। बकायदा अनादोलू ने इजराइल की पब्लिक ब्रॉडकास्ट कान के हवाले से लिखा है, इस वारदात के मुतालिक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अनादोलू ने इजरायली डेली येदियोत और नोत के हवाले से बताया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक सीनियर रिजर्व ऑफिसर था और इसमें एक ब्रिगेडियर जनरल भी है जो बीते 2 साल से नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में एक्टिव रहा है। यानी सोच लीजिए कि सेना से जुड़े 2 लोग, एक तो पैरामिलिट्री का और एक रेगुलर आर्मी जिसे कहा जाता है आईडीएफ, यानी इजरायली सेना का ये ब्रिगेडियर जनरल है जो नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा मुखर होकर आवाज भी बुलंद करता रहता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह मामला सिर्फ 1 या 2 सैन्य अधिकारियों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि गौर किया जाए तो बाकायदा CNN ने 25 अक्टूबर 2024 को यानी 1-1.5 महीने पहले ही एक खबर छापी थी जिसमें उसने बताया था कि 130 से ज्यादा इजरायली रिजर्व सैनिकों ने गाजा और लेबनान में लड़ने से इनकार करते हुए बाकायदा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
और इस घटना पे अगर गौर किया जाए तो बहुत कुछ खुलकर सामने आ जाएगा और सेना का इस हमले से संबंध साफ साफ जुड़ता चला जाएगा, पता चलता चला जाएगा कि हाँ, नेतन्याहू के लिए इस वक्त उन्हीं की देश की सेना सबसे खतरनाक बनी हुई है और उनके प्राण पखेरु भी कर सकती है। सीएनएन ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में एक रिजर्विस्ट सैनिक का नाम लिया था, जिसमें उसका नाम योतम विल्क बताया गया और यह कहा गया कि उसे 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला हुआ तब बुलाया नहीं गया, बल्कि वो अपनी मर्जी से खुद ही गाजा में इजरायली सैनिक के तौर पर लड़ने के लिए वो गया और उसने वहां गाजा में बाकायदा 230 दिन से ज्यादा का वक्त गुजारा। लेकिन अब गाजा से वापस आने के बाद वो दोबारा गाजा की शक्ल नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। जैसा उन्होंने सोचा था गाजा के बारे में और इजराइल की सेना के बारे में, ये सब कुछ धूमिल हो गया, बेकार हो गया और अब वो वापस लौटकर गाजा में हमास से जंग लड़ने के लिए नहीं जाना चाहते। बाकायदा सीएनएन से बात करते हुए उसने बताया कि 7 अक्टूबर को मैंने बिना कोई हिचकिचाहट के ही गाजा में लड़ने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे लोगों का कत्ल किया गया और मैं समझ गया कि उन्हें बचाने की जरूरत है और उन्हें बचाने की अभी भी जरूरत है, जिसे इजरायली सरकार जरूरी नहीं समझ रही। यानी कि जो लोग वहां किडनैप करके रखे गए गाजा के भीतर हमास कंट्रोल में, उनको बचाना एक इजराइल का सैनिक बहुत जरूरी समझता है। लेकिन उसका यह भी कहना है कि इजराइल की सरकार उनको वापस नहीं लाना चाहती, इसलिए वो बेहद नाराज है। और गर्मी की छुट्टी बिताने के बाद उसने ये फैसला कर लिया कि अगर उससे कहा गया तो वे वापस जाने से मना कर देगा। अपनी इसी खबर में सीएनएन ने बताया है कि 9 अक्टूबर को विल्स ने 130 से ज्यादा दूसरे इजरायली रिजर्व सैनिकों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को एक खुला पत्र लिखा, उस पर सिग्नेचर किया, जिसमें यह कहा गया कि जब तक जंग खत्म करने और गाजा में अभी भी मौजूद 101 बंधकों को वापस लाने के लिए किसी समझौते पर दस्तखत नहीं हो जाते, तब तक वे अपनी सर्विस करने से इनकार करते हैं। यानी सोच लीजिए कि इजराइल के सेना के भीतर किस हद तक एक बगावत की लहर दौड़ रही है। पर यह मामला सिर्फ यहीं तक शांत नहीं होता। आपको गौर करना होगा कि नेतन्याहू के जरिए न्यायिक सुधार बिल लाया गया, जिसके तहत अगर नेतन्याहू या उनके जैसा कोई दूसरा नेता अदालत के जरिए दोषी करार दिया जाता है किसी गंभीर मामले में, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अदालत ने उन्हें दोषी साबित किया, वो जेल जाने के बजाय अपने पद पर बने रहकर कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से इजराइल के भीतर वहां के रहने वाले लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, चारों तरफ नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन कर दिया गया था, उस वक्त बाकायदा सैनिकों ने भी नेतन्याहू का बहिष्कार कर दिया था। उनको दूसरे देश जाना था और हेलीकॉप्टर में उनका उड़ान भरने के लिए जो पायलट था उसने बाकायदा नेतन्याहू के हेलीकॉप्टर में आने के बाद उड़ान भरने से मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसे शख्स के लिए काम नहीं कर सकता, ऐसे शख्स के लिए मैं ड्यूटी नहीं दे सकता जो निहायत ही बेहद करप्ट इंसान है, भ्रष्ट इंसान है। आंदोलन की सुगबुगाहट भीतर ही भीतर पनप रही थी और शायद नेतन्याहू के घर पर किया जाने वाला हमला अब नेतन्याहू के गले की फांस बनता जा रहा है। पर गौर करिए कि बाकायदा वहां की जो जांच एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, इजराइल के भीतर एक खुफिया एजेंसी काम करती है, कई खुफिया एजेंसी, उन्हीं में से एक है शीन बेट। और जो शीन बेट है, ये शिन बेट, ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री कार्यालय और उनसे जुड़ी हुए जो भी आपको देखने को मिलेगा, संस्थान मिलेंगे, उनसे जुड़े हुए पहचान जो भी हैं, उनकी सुरक्षा का सारा जिम्मा शिन बेट के पास है। और शिन बेट के जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, रोनेन बॉर, उन्होंने नेतन्याहू के घर पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की है और हमला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से गाजा और इजराइल के बीच में होने वाले समझौता यानी हमास के साथ जो उन्होंने डील करनी थी, उस डील को कैंसिल कराने के लिए, अंजाम तक पहुंचने से फेल करने के लिए बाकायदा
अपने यहाँ के दस्तावेज को मीडिया में लीक करा दिया, और जब लीक कराया तो बाकायदा विदेशी मीडिया में लीक करवाया, और इसके लिए आगे खड़ा किया अपने मीडिया के लोगों को, मीडिया सेल के लोगों को। प्रधानमंत्री कार्यालय का बाकायदा नेतन्याहू का जो स्पोक पर्सन था, प्रवक्ता था, उसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सारा का सारा शक उसी पर ले जाकर रोक दिया गया है कि यही वो बंदा है जिसने विदेशी मीडिया को गोपनीय दस्तावेज लीक किए। लीक किए गए उसका मकसद यही था कि इजराइल के लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हमास को और मजबूत कर रहे हैं। यानी ये दिखाने की कोशिश हो रही कि जो इजराइल के भीतर प्रदर्शन हो रहा है, इससे तो हमास और भी ज्यादा मजबूत होगा। नेतन्याहू के प्रवक्ता पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इसने पहले इजरायली मीडिया को ये लीक डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट को लीक करके दिया, लेकिन आईडीएफ के जरिए यानी इजराइल की सेना के जरिए जो सेंसरशिप लगाया गया है, उसकी वजह से ये दस्तावेज इजराइल की मीडिया नहीं छाप सकी। लेकिन जब यही दस्तावेज विदेशी मीडिया को दिए गए तो विदेशी मीडिया ने इसको छाप दिया, जिसका एक असर ये हुआ कि नेतन्याहू खुद को बहुत बड़ा पारसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये जो इजराइल के भीतर विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और संभवतः इस साजिश में हमास एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। हालांकि नेतन्याहू की इन तमाम साजिशों का खुलासा खुद वहीं की एजेंसियां कर रही हैं, और वहीं की सेना ही नेतन्याहू का विरोध कर रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि नेतन्याहू के पास हुकूमत चलाने के लिए कोई मेजॉरिटी नहीं है। तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलाकर के वो सत्ता चला रहे हैं, और जब से इजराइल बना है तब से आज तक किसी को फुल मेजॉरिटी की हुकूमत नहीं मिल सकी है। और यही वजह है कि नेतन्याहू मजबूर हैं, और वो किसी भी कीमत पर कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें कुर्सी से मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, प्यार हो गया। पर हर जगह के हालात ऐसे नहीं होते। अगर गौर किया जाए तो इजराइल के हमले में इस वक्त हिजबुल्लाह के जो मीडिया चीफ हैं उनकी मौत हो गई है। यानी इजराइल के हमले की वजह से हिजबुल्लाह को एक भारी नुकसान हुआ है। बाकायदा अल मायदीन ने अपनी रिपोर्ट बताया है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशन के चीफ मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में बराबरी की जंग हो रही है। कभी हिजबुल्लाह के लोग मारे जा रहे हैं, कभी इजराइल की सेना के लोग मारे जा रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि इजराइल की सेना जहां जहां अपने मिलिट्री बेस बना करके रहती है, उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को बाकायदा हिब्रू भाषा में हिजबुल्लाह ने पर्चे बांट रखे हैं, और ऐसा हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। उन पर्चों में यह कहा गया था कि इजराइल के लोग जितना जल्दी हो अपना घर मकान इलाका खाली करके चले जाएं, क्योंकि उनके मोहल्लों में, उनके कस्बों में इजरायली सेना ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, और वहां से वो लेबनान में हमले करती है। इसलिए जब हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करेगा तो इजराइल के लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इजराइल के लोग जहां भी पनाह मिल सके वो वहां चले जाएं जहां वो सुरक्षित रह सकें। तो ये हालत है कि उत्तरी इजराइल के ज़्यादातर इलाके खाली होते नजर आ रहे हैं। पर लेबनान और गज्जा की बात ना की जाए तो फिर खबर ही खबर क्या। गौर करने वाली बात यह है, अल जजीरा के मुताबिक गज्जा में 43,846 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं और 1,03,740 लोग जख्मी हुए हैं। यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है। हकीकत में कितने मारे गए हैं इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा ही फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो लेबनान के भीतर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ भी इजराइल आम लोगों की बस्तियों पर हमले कर रहा है, और इस हमले में अब तक जो है 3,452 लोग मारे जा चुके हैं और 14,664 लोग जख्मी हैं। ये खबर है आज अभी तक की। लेकिन इतना तो जाहिर हो गया कि नेतन्याहू के लिए ज़्यादा दिन तक इजराइल में बने रहना बहुत मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि नेतन्याहू रातों रात इलाका छोड़कर, इजराइल छोड़कर यूरोप के किसी दूसरे देश में चले जाएं, किसी नामालूम जगह पर जाकर के वो पनाह ले लें,
ताकि उनके खुद की जान बच सके, क्योंकि हिजबुल्लाह जो करेगा तो करेगा, इजराइल के लोगों से ये कैसे बच पाएंगे, खासकर इजराइल की सेना इनको कैसे छोड़ेगी, क्योंकि इनके वजह से गाजा में भी इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ने के दौरान भी इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।